गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो डेप्रिसिएशन पढ़ना था, तो डेप्रिसिएशन के संबंध में हम लोग कुछ बातों को पहले समझेंगे। डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन हम किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। डेप्रिसिएशन होता क्यों है इसको समझेंगे, फिर इसके चार्ज करने के तरीके क्या क्या हैं इन पे हम लोग डिस्कस करेंगे और तब एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को देखना है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो हमारे व्यापार में दो तरह की संपत्तियां होती हैं, एक को हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स और एक को बोलते हैं करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स जो होता है वह हमको बिजनेस ऑपरेट करने में हेल्प करता है, यानी कि फिक्स एसेट्स को हम बिजनेस में बेचने के लिए नहीं रखते हैं, बल्कि वह बिजनेस को ऑपरेट करने में असिस्ट करता है, हेल्प करता है, सहयोग करता है। और उसकी अवधि, उसका जो स्पान ऑफ लाइफ होता है वह लंबा होता है। उसमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वह भी तुलनात्मक रूप से बड़ा अमाउंट होता है। जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरीज है, फर्नीचर है, तो इनमें जो हम पैसा इन्वेस्ट किए इसका लाभ हमको लंबे समय तक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज फर्नीचर खरीदे और कल ख़त्म हो जाएगा, या आज हमने प्लांट लगाया और कल बर्बाद हो गया। उसका एक लाइफ होता है 5 ईयर, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो इन संपत्तियों में जो हम पैसे का इन्वेस्ट करते हैं उसका पर्पस इनकी सहायता से अपने बिजनेस को ऑपरेट करना होता है। अब लंबे समय तक जब हम इसका यूज करते रहते हैं तो इसके वैल्यू में कमी आ जाती है। इन एसेट्स के, इन फिक्स एसेट्स के मूल्य में कमी आती है। अब इसी कमी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो कमी क्यों आती है, डेप्रिसिएशन क्यों होता है, यह जानना है। तो देखो, पहला तो कारण है कि कांस्टेंट यूज। किसी भी फिक्स एसेट्स का अगर लगातार यूज करेंगे तो उसमें किसी न किसी रूप में घिसावट होगा, टूट फूट होगा और उसका वैल्यू पहले की तुलना में कम हो जाएगा। तो यह डेप्रिसिएशन का कारण बना एक। फिर दूसरा है एक्सपायरेशन ऑफ टाइम। अब कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जो समय के साथ एक्सपायर हो जाती हैं, जैसे खास करके जैसे लीज पर कोई चीज़ लिया तुमने, या कॉपीराइट लिया, तो या ट्रेडमार्क है, तो इन सब को हम अगर अपने यूज के लिए किसी दूसरे से लेते हैं तो वह एक निश्चित अवधि के लिए हमको दिया जाता है। लीज पर कोई मान लो कि माइनिंग हमने लिया तो हमको अनंत काल के लिए नहीं मिल गया, वह 5 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए मिला। इसी तरह से किसी चीज़ का कॉपीराइट लिए तो हमको 5 ईयर्स के लिए मिला। तो जो ही यह 5 ईयर्स या 10 ईयर्स जितने अवधि के लिए हमने लिया है वह पीरियड खत्म होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि वह समाप्त हो जाएगा एसेट्स। तो जब एक्सपायरी हो जाएगा, जिस पीरियड के लिए हमने लीज करवाया था या पर्टिकुलर एसेट्स को हमने लिया था, उस पीरियड के एक्सपायरी होने के बाद वह समाप्त हो जाता है, यानी उसमें डेप्रिसिएशन होता है। थर्ड कारण है एक्सीडेंट। अब मान लो कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई जिससे हमारे उस पर्टिकुलर एसेट्स को कुछ डैमेज हो गया, टूट फूट हो गया। मान लो कि तुम्हारे दुकान में फर्नीचर है रखा हुआ, चेयर रखा हुआ था, रिवॉल्विंग चेयर, जिस पर बैठ के तुम अपना काम करते थे। अब कुछ उस पर ऐसा बड़ा सामान गिर गया जिससे उसका हत्था टूट गया या उसका कुछ डैमेज हो गया, तो इसके चलते उसके वैल्यू में कमी आ गई। आपके पास मान लीजिए मोटर लॉरीज हैं जिससे आप सामान भेजते हैं दूसरे दुकानदारों को या दूसरे कस्टमर्स को अपने दुकान से, वह एक्सीडेंट कर गया तो उसके वैल्यू में कमी आ जाएगी। तो किसी भी तरह के एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट का इम्पैक्ट हमारे एसेट पर पड़ता है तो उससे भी उसके वैल्यू में कमी आएगी।
नेचुरल काउज में भी वही बात होगा, जैसे कहीं बाढ़ आ गया, भूकंप हो गया, आग लग गया, तो इससे क्या होगा कि हमारे एसेट्स की क्षति होगी, तो इसके चलते भी हमारे एसेट्स के वैल्यू में कमी आती है। इसको भी हम डेप्रिसिएशन ही मानते हैं। और इस तरह से ऑब्सोलेंस टर्म है। ऑब्सोलेंस क्या होता है भाई? तो हम लोग देखते हैं कि हमारे बिजनेस के क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो कंटिन्यूअस, उनके यहाँ एक रिसर्च विंग होता है, जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट वे बनाती हैं उसको और इफ़िशिएंट बनाने के लिए, उसको और फैमिलियर बनाने के लिए, उसका उपयोग और अच्छा ढंग से हो, इसके लिए लगातार रिसर्च किया जाता है। तो इस रिसर्च का परिणाम क्या होता है कि जो प्रोडक्ट वह कंपनी पहले से बना रही होती है, आने वाला प्रोडक्ट उससे और बेहतर हो जाता है। तो जब बेहतर क्वालिटी का, बेहतर टेक्निक की कोई वस्तु आएगी तो स्वाभाविक रूप से पुरानी टेक्निक वाली वस्तुओं की वैल्यू में कमी आएगी। उदाहरण के लिए आप देखें तो पहले बाइक की बात हम कर रहे हैं। पहले बाइक हुआ करता था एक राजदूत, और एक बाइक था HD। तो ये बहुत पॉपुलर बाइक हुआ करते थे। इसी तरह से स्कूटर में जाओ तो बजाज कंपनी एक थी, उसके स्कूटर्स होते थे। बाद में एक वेस्पा स्कूटर आया था, लेकिन अब आज के लिए दिखने को नहीं मिलता है। कार में जाओ तो पहले एम्बेसडर हुआ करता था, फिएट हुआ करता था, अब बहुत सारी नई नई कारें आ गई। तो अब पहले और अब वाले में क्या अंतर हुआ कि पहले वाली जो गाड़ी थी उतने फ्यूल, उनका कंजम्पशन ज़्यादा होता था, उनका वेट ज़्यादा होता था, वह प्राय स्टील से बनती थी, और अब बहुत सारे चीज़ फाइबर से बनने लगे, इनका फ्यूल कंजम्पशन कम हो गया। तो इन चीज़ों के चलते यह हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो गए, तो हम पुरानी चीज़ों का उपयोग बंद कर देंगे। पुराने अब उनका प्रोडक्शन ही बंद हो गया, अब मार्केट में बिकती भी नहीं है। तो इसके चलते, यानी कि नई टेक्नोलॉजी के आने के चलते जब पुरानी टेक्नोलॉजी की वस्तुओं की मांग कम हो जाती है तो उनका मूल्य भी घट जाता है, और वह भी डेप्रिसिएशन का ही एक पार्ट माना जाता है। हालांकि थोड़ा डेप्रिसिएशन से डिफरेंट हुआ ही। और इसके बाद है डिप्लेशन। अब जैसे मान लो तेल का कुआं है, तो जैसे जैसे तुम तेल निकालते जाओगे तो उसमें तेल का स्टॉक क्या होगा? कम होता जाएगा। कोई कोल फील्ड है, उसमें से हम कोयला निकालते जा रहे हैं, तो अब उसमें कोयले की मात्रा क्या होगी? घटती चली जाएगी। तो ज्यों-ज्यों उसमें से हम यूज करेंगे या उसका हम दोहन करने लगेंगे, उसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे, उससे हम निकालते जाएंगे, तो उसकी मात्रा घटेगी और यह भी डेप्रिसिएशन का कारण बनेगा। तो यह सब कुछ काउजेज हैं, लेकिन बेसिकली आपको समझना क्या है कि डेप्रिसिएशन का मूल कारण क्या है भाई? सामान्य रूप से कि जब हम किसी अस्थायी संपत्ति का कंटिन्यूअस एंड रेगुलर यूज करते हों और इसके परिणाम स्वरूप उसके पार्ट्स, पुर्जे और अन्य चीज़ों में घिसावट होती हो, और उस घिसावट के चलते उसके मूल्य में जो कमी आती है, उसी कमी को हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। अब यह डेप्रिसिएशन जो हुआ, इससे रिलेटेड दो बातें और हैं जिनको आपको थोड़ा सा समझ लेना है। एक टर्म आया हम लोग का डेप्रिसिएशन, एक अभी आया था ऑब्सोलेंस, और एक और मिलता है फ्लैक्चुएशन। फ्लैक्चुएशन क्या होता है भाई? तो मार्केट में वस्तुओं के डिमांड एंड सप्लाई के चलते उनका मूल्य तय होता है। अगर डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम है तो वैल्यू बढ़ेगा, डिमांड घट गया और सप्लाई ज़्यादा है तो वैल्यू कम होगा। तो अब अगर किसी वस्तु के मूल्य में इस मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के चलते कुछ चेंजेज आता है तो उसको बोलते हैं फ्लैक्चुएशन, और अगर चेंजेज निगेटिव आता है तो वह उसके मूल्य में कमी हो जाएगी। तो इसको भी हम डेप्रिसिएशन के श्रेणी में रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में डेप्रिसिएशन से थोड़ा डिफरेंस हुआ। ऑब्सोलेंस भी डेप्रिसिएशन में ही शामिल है, काउज माना जाता है, लेकिन यह भी थोड़ा डिफरेंस हुआ, क्योंकि यहाँ वस्तु के यूज से कोई मतलब नहीं है। नई टेक्नोलॉजी के आने के चलते पुरानी टेक्नोलॉजी के वैल्यू वस्तुओं में कमी आ जाती है। तो यह थोड़ा डिफरेंस है इन चीज़ों में, लेकिन हम लोग को मूल रूप से पढ़ना है डेप्रिसिएशन। तो मूल रूप से आपको ध्यान में यही रखना है कि डेप्रिसिएशन का मतलब
कि उसका कंटिन्यूअस कांस्टेंट एंड रेगुलर यूज हम कर रहे हों और उसके कारण उसके मूल्य में गिरावट हो रही है, उसके मूल्य में कमी आ रही है, और इसी कमी को हमको बोलना है डेप्रिसिएशन। अब आइए डेप्रिसिएशन हम लोग, अच्छा डेप्रिसिएशन है हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझ लें। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन क्या हो गया भाई, तो यह मेरे लिए एक्सपेंस हुआ, क्योंकि उसकी सहायता से हम अर्निंग करते हैं, तो अर्निंग करते हैं तो यह मेरा खर्च हो गया, रेवेन्यू नेचर का खर्च हुआ, इसीलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। और चूंकि डेप्रिसिएशन के कारण हमारे एसेट्स के वैल्यू में कमी आती है, तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो आप फिक्स एसेट्स लिखते हैं, तो उसमें जितना डेप्रिसिएशन हो चुका है उसको माइनस कर देते हैं, यानी कि एसेट्स को डेप्रिसिएटेड वैल्यू पे लिखा जाता है। बुक वैल्यू में से जो डेप्रिसिएशन हुआ उसको माइनस कर देंगे और जो वैल्यू आता है उसी को हम शो करते हैं, यानी कि डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हमारे एसेट्स का वैल्यू घटता जाएगा, और उस एसेट्स को जितने में हमने खरीदा था अंत में देखेंगे कि उसका वैल्यू उससे बहुत कम हो गया, और जब उसका स्पैन ऑफ लाइफ ख़त्म हो जाता है तो उसको हम बेच देते हैं, उसके स्क्रैप से कुछ पैसा मिल जाता है। तो कभी कभी बीच में भी बेच दिया जाता है, एक्सीडेंट हो गया उसके कारण बेच दिया जाता है, तो कभी कभी एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट भी होता है, कभी कभी लॉस भी होता है। तो यह जो प्रॉफिट या लॉस होगा यह नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, या कैपिटल नेचर का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, तो इसके लिए अलग से बात होगी, यानी कि हम जब उसका एसेट्स अकाउंट बनाएंगे उसमें शो करेंगे। लेकिन डेप्रिसिएशन हमारे लिए रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, इसलिए इसको हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे, और डेप्रिसिएशन के चलते हमारे एसेट्स के वैल्यू में कमी आती है, इसलिए बैलेंस शीट में एसेट्स डेप्रिसिएशन को माइनस करके दिखाया जाता है। अब आइए इसके मेथड्स। तो मेथड्स बहुत सारे हैं भाई, कहीं आपको नज़र आएगा 15 मेथड, कहीं 17 मेथड, कहीं 20 मेथड, तो बहुत सारे मेथड हैं। तो उन सारे मेथड्स को लिख लो। मूल रूप से मेथड दो ही हैं। मूल रूप से जो मेथड है वह है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो चार्ज करने के तरीके हैं। अब हमको डेप्रिसिएशन मेंटेन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एन्युटी मेथड हो गया, डेप्रिसिएशन फंड मेथड हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड हो गया। तो 5 है, इसके अलावे बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग को अभी फोकस करना है इन्हीं 5 पर। तो पहला जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड यानी कि स्थिर है, हर बार यह वही रहेगा। फर्स्ट ईयर में भी जितना होगा, सेकेंड ईयर का भी उतना ही होगा, थर्ड ईयर का भी उतना ही होगा, फोर्थ ईयर का भी उतना ही होगा। इसके और भी नाम होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड भी इसको हम लोग बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, सिंपल डेप्रिसिएशन मेथड भी बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड तो नाम है ही। तो इस तरह से इसके कई नाम हैं। दूसरा जो हमारा है पॉपुलर मेथड, उसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, जिसके 2 नाम और प्रचलित हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। और इसके अलावा एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड और इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। तो इस 5 मेथड्स को आपको डिस्कस करके बताया जाएगा। इस 5 मेथड से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो अब चलो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, अगर पहले सॉल्व करें। तो पहला चीज़ है कि डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे होगा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से भाई। तो एक फॉर्मूला है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब अगर कोई एसेट्स का जो स्पैन ऑफ लाइफ है, यानी कि जो उसकी जीवन अवधि है वो समाप्त हो जाती है, तो उससे उसमें जो लोहा है, उसमें और भी जो पार्ट्स पुर्जे हैं, उनको बेचने से कुछ पैसा मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। मान लो फर्नीचर है, लकड़ी का तुम्हारे पास कुछ बेंच टेबल डेस्क है, जैसे जिस पर आप बैठे हुए, अभी टूट फूट गया तो इसको हम लोग बनवाते हैं, लेकिन देखें कि अब बनवाने लायक नहीं है, तो बिल्कुल कबाड़ा हो गया, तो उसको कबाड़ी के पास बेच दिया जाता है, तो कुछ न कुछ उससे पैसा मिल जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू।
आप रोड पे आते जाते या हाईवे, नेशनल हाईवे के इस आसपास देखते होंगे कि कुछ एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ियों का बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, वहीं पड़ी हुई हैं। तो अब उनको भी क्या होगा, उनका ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वैल्यूलेस है, उनसे भी 10,000, 20,000, 50,000 कुछ न कुछ वसूल जाता है, कबाड़ी वाले उसको ले लेते हैं। तो वह जो वैल्यू मिलता है उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू को हम बुक वैल्यू ऑफ एसेट से माइनस कर लेंगे, और जो उसका एस्टिमेटेड लाइफ है, जो अनुमानित जीवन अवधि है हमारे उस संपत्ति का कि 10 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, लगाते समय यानी इंस्टॉल करते समय हमको पता होता है कि इस मशीन से इतने दिनों तक हम सेवा ले सकते हैं, इसके बाद इस मशीन के पार्ट पुर्जे खराब हो जाएंगे, हमको इसके जगह पे दूसरी या नई मशीन लगानी होगी। तो जो एस्टिमेटेड लाइफ है उससे डिवाइड कर लेंगे, तो जो आएगा वह हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब कभी कभी इसके जगह पे उसमें सिंपल सा परसेंटेज दे देगा कि 20% स्ट्रेट लाइन मेथड से या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से चार्ज कीजिए, तो सीधे हम जो भी उसका कॉस्ट होगा, बुक वैल्यू होगा, उसमें 20/100 करेंगे और डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। यानी कि स्क्रैप वैल्यू वगैरह दिया हुआ नहीं है, स्पान ऑफ लाइफ दिया हुआ नहीं है, इसके जगह पे परसेंट के रूप में दिया हुआ है, तो हम लोग सीधे परसेंट से कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बोलता है कि XYZ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर। तो अकाउंटिंग ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड हो जाएगा। तो इस कंपनी ने परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2012 अ प्लांट कॉस्टिंग ₹60,000। 60,000 रुपये में एक प्लांट खरीदा कंपनी ने 1 जुलाई 2012 को, और इट्स परचेज अनदर प्लांट ऑन 1 जनवरी 2013 फॉर ₹40,000 एंड ऑन 1 अक्टूबर 2013 फॉर ₹20,000। यानी 3 अलग अलग डेट्स पर कंपनी ने प्लांट खरीदा। सबसे पहला प्लांट खरीदा 1 जुलाई 2012 को 60,000 में, दूसरा प्लांट खरीदा 1 जनवरी 2013 को 40,000 में, और तीसरा प्लांट खरीदा 1 अक्टूबर 2013 को 20,000 में। यानी 3 प्लांट कंपनी ने खरीदा और वह अलग अलग डेट पर खरीदा गया। अब आपको बताया गया कि 1 अप्रैल 2014 को 1/3 ऑफ प्लांट परचेज ऑन 1 जुलाई 2012 बिकम ऑब्सोलेट एंड वाज सोल्ड फॉर ₹6,000। अब आपको बताया कि 1 अप्रैल 2014 को ऐसा घटना हुआ कि जो पहला प्लांट था, यानी जिसको 1 जुलाई 2012 को हमने खरीदा था 60,000 में, उसका 1/3 हिस्सा बेकार हो गया, यानी एक्सीडेंट हो गया, टूट फूट गया, एक किसी कारण से ऑब्सोलेट हुआ, और इसके कारण उसको हमको बेचना पड़ा और हमको पैसा मिला 6,000। पहला प्लांट जो हमने खरीदा था 1 जुलाई 2012 को 60,000 में, 60,000 वाले प्लांट का 1/3 यानी 20,000, 60,000 वाले प्लांट का 3 हिस्सा कर दो। एक हिस्सा ऐसा हो गया कि वो बर्बाद हो गया, 1/3 यानी 20,000 का 60,000 था तो उसका 1/3 हो गया 20,000। तो 20,000 वाला जो था वह बर्बाद हो गया और उससे आप उसको बेचना पड़ा आपको। 1 अप्रैल 2014 को खरीदे थे 1 जुलाई 2012 को, और बेचे तो हमको मिला उस बर्बाद वाले हिस्से से 1/3 हिस्से से 6,000 रुपये। आपको बनाना है इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर प्लांट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ XYZ एंड कंपनी, यह मानते हुए कि दैट एज्यूमिंग दैट प्लांट वाज डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। यानी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से आपको 10% की दर से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए प्लांट अकाउंट बनाकर दिखाना है। तो चलिए अब देखिए, देखो सबसे पहले तो हम लोग प्लांट अकाउंट बनाएंगे। तो पहला प्लांट जो हमने खरीदा था वह कब खरीदा था? 1 जुलाई 2012 को। तो प्लांट जब खरीदेंगे तो जर्नल क्या होगा भाई? कोई भी एसेट्स खरीदेंगे तो जर्नल क्या होगा?
एसेट्स अकाउंट या टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट्स का नाम मेरा है प्लांट, तो हम लोग कर दिए प्लांट अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मेरा मूल जर्नल है। तो इस जर्नल के आधार पे जब हम प्लांट अकाउंट बनाएंगे तो पोस्टिंग हो गया टू बैंक अकाउंट 60,000। कब? 2012 जुलाई 1 को। फिर कुछ दिनों के बाद यानी 2013 में जनवरी 1 को फिर हमने प्लांट खरीदा, तो फिर हम कर देंगे टू बैंक अकाउंट 40,000। अब चूंकि मेरा अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है, तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ मेरा हो रहा है 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था यहाँ पर मेरा ट्रांजैक्शन, तो 2012 में स्टार्ट हुआ था। तो 2012 में चाहे जब से भी स्टार्ट हो, वह एंड कब हो जाएगा? 2013 के 31 मार्च को, चूँकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को ओपन होता है, स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो हमारा 31 मार्च 2013 में 31 मार्च को क्लोज होगा। तो अब हमारे पास 2012 में एक मशीन खरीदी गई थी जुलाई को, और 2013 में 1 जनवरी को खरीदी गई थी दूसरी मशीन, दूसरा प्लांट। तो पहला प्लांट 60,000 का था, तो 60,000 का 1 जुलाई 2012 से 31 मार्च 2013 तक का पीरियड 9 मंथ्स का हुआ। तो 60,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स आप निकालेंगे, यानी 60,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, तो आपका आ जाएगा 4,500। इसी तरह से दूसरा जो हम लिए वह 2013 में 1 जनवरी को लिया गया, तो जनवरी, फरवरी और मार्च में तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इस पे हम 3 महीने का निकालेंगे, तो 40,000 का 10% 3 मंथ्स के लिए 40,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, तो यह हो गया 1,000। पहले वाले का डिप्रिसिएशन आया 4,500 और दूसरे वाले का हो गया 1,000। तो टोटल डिप्रिसिएशन हो गया 31 मार्च को 5,500। टोटल एसेट्स मेरा था 1 लाख का। जब हम बैलेंस करेंगे तो यही तरीका है, इसको बैलेंस करो, टोटल करो, टोटल लिख दो इधर, और इसमें 5,500 माइनस कर लो, तो बच गया 94,500 बैलेंस शीट। तो ये 1 साल का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ 31 मार्च को हमने क्लोज कर दिया, तो 31 मार्च 2013 के ठीक अगला दिन यानी 1 अप्रैल 2013 को मेरा ओपन होगा अगला साल का, अगला फाइनेंशियल ईयर का। तो इसको हम कैरी कर लिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 94,500। अब 2013 में फिर 1 अक्टूबर को हमने एक प्लांट खरीद लिया। कितने का भाई? तो 20,000 का। तो अब ये पहला 2 प्लांट ऑलरेडी मेरे पास है, तीसरा प्लांट हो गया। तो यह जो पहला प्लांट जो हम 2012 में खरीदे थे और 1 जनवरी 2013 में, अब यह जो पीरियड होगा ये कब से होगा? 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014। तो तीनों प्लांट मेरे पास पूरे साल रहा। तो तीनों में से 2 तो कंप्लीट पूरे साल रहा, और तीसरा जो हम खरीदे तो 6 महीना गुजरने के बाद यानी 1 अक्टूबर को खरीदे, 1 अप्रैल को नहीं खरीदे, 1 अक्टूबर को खरीदे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीना गुजरने के बाद हमने खरीदा। तो इस पर तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकालेंगे, लेकिन पहले जो 2 था मेरे पास वो पूरे साल मेरे पास रहा, तो उस पर पूरे साल का डिप्रिसिएशन निकला। तो 60,000 का 10% 6,000, 40,000 का 10% 4,000, तो 6,000 प्लस 4,000, और 20,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स, तो ये हो गया 1,000। तो टोटल डिप्रिसिएशन हो गया 11,000। फिर बैलेंस किए तो आ गया 1,03,500, बैलेंस शीट हो गया। 2014 में फिर आ गया 1 अप्रैल को बैलेंस शीट। अब सेम एक ही तारीख को जो ये पहला 60 वाला जो प्लांट था उसका 1/3 ऑब्सोलेट हो गया। तो 1/3 जब ऑब्सोलेट हो गया तो उसको हम बेच दिए 6,000 में। तो यहाँ एप्लीकेशन डाल दिए बाय बैंक अकाउंट 6,000। अब हमको देखना होगा कि इसको बेचने से हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो तुमको निकाल लेना चाहिए। तो अब देखो 60,000 का 1/3 कितना हो गया? 20,000। 20,000 में 2012-13 का जब हम अकाउंट बना रहे थे तो 9 महीने का डिप्रिसिएशन हमने निकाला था।
तो 20,000 का 10% हो जाएगा कितना भाई 2,000 हुआ एक साल के लिए, तो 9 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा 1500। 20,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स, तो 1500 हुआ, तो मेरा प्लांट बच गया 18,500 का। नेक्स्ट ईयर पूरे साल का हम निकालेंगे तो 20,000 का 10% हो गया 2,000, यानी कि मेरा ये प्लांट हो गया 16,500 का। अब इस 16,500 के प्लांट को हमने बेच दिया कितने में 6,000 में, तो 6,000 में हमने बेचा तो हमारा था प्लांट कितने का 16,500 का, 6 में बेच दिया तो हमारा लॉस हो गया 10,500। यही लॉस यहाँ पे जो हम लोग शो किए। तो चूंकि 1 अप्रैल को ही हम बेच दिए तो 1 अप्रैल को हमको पैसा मिल गया 6,000, तो हम लोग कर दिया। बेच रहे हैं तब क्या करेंगे भाई, जैसे खरीद रहे थे तो हम लोग किए थे प्लांट टू बैंक, तो बेच रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा बैंक टू प्लांट, तो बैंक टू प्लांट, तो प्लांट बना रहे हो तो बाई पोस्टिंग कर दिया बाई बैंक। फिर डेप्रिसिएशन निकालोगे तो 60,000 में से तो 20,000 का बेच चुका, तो अब इसमें प्लांट कितने का बचा 40,000 का, ये भी बच गया 40,000 का, तो इसका 10% और इसका 10% और इसका 10%। देखो तो क्या हुआ भाई कि इसको बेच दी, तो हम लोग बता रहे थे कि 1 अप्रैल को हमने बेच दिया 6,000 में, तो 1 अप्रैल को बेचने के लिए हम लोग एंट्री किए बैंक अकाउंट या टू प्लांट अकाउंट। तो हम लोग जब बैंक टू प्लांट करेंगे तो पोस्टिंग क्या हो जाएगा भाई बाय बैंक अकाउंट। फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 60 वाले में से 20 तो बेच चुके हैं, तो बचा 40 का 10% 4,000, इस 40 का 10% 4,000 और इस 20 का भी 10% 2,000, क्योंकि अब पूरे साल यहाँ रहा। तो 4 + 4 + 2 यानी 10,000 डेप्रिसिएशन हो गया, 10,500 मेरा लॉस हो गया, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल में भी डालते हैं। कहीं आजकल नया लिखा जाने लगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, तो यहाँ लिख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट 10,500, और इस तरह से इसका टोटल कर लेंगे, बैलेंसिंग फिगर हो गया 77,000। तो यही मेरे पास, यानी कि जो भी प्लांट हमने खरीदा बेचा, एट प्रेजेंट मेरे पास 77,000 का प्लांट बच रहा है। तो यही आपका था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से एक क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में नया मेथड पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।